गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th साइंस पोर्शन में साइंस पोर्शन को 4 से 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है जीव विज्ञान का, दूसरा भाग है रसायन विज्ञान का, तीसरा भाग है भौतिक विज्ञान का, फिर चौथा भाग है वो एग्रीकल्चर से संबंधित है, पांचवा भाग है वो अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित है, छठा भाग है वो भारत के महान जो वैज्ञानिक हैं उनसे संबंधित है, और जो सातवां भाग है वो है संबंधित सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। तो 10th साइंस के सिलेबस को इन 7 पार्टों में बांटा गया है, इन 7 यूनिट्स में बांटा गया है, जिसमें ये जो फिजिक्स की यूनिट है, भौतिक विज्ञान की यूनिट है, इसका अंक भार रहता है 15 नंबर। 15 नंबर की आप लोगों के फिजिक्स आती है, 15 नंबर की आप लोगों की क्या आती है, फिजिक्स आती है, जिसमें 3 चैप्टर हैं। जिसमें कितने चैप्टर हैं? 3 चैप्टर हैं। अब जैसे जैसे अपन पोर्शन शुरू करेंगे ना, वैसे वैसे अपन बात कर लेंगे कि ये इसका अंक भार इतना है, इसका अंक भार इतना है, इसका अंक भार इतना है। तो आज सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, ठीक है। इसका कुल अंक भार रहता है स्टूडेंट्स 50 नंबर्स, 15 अंक। तो 15 नंबर की आप लोगों के फिजिक्स आती है, जिसमें 3 चैप्टर हैं, 9वां, 10वां और 11वां। आपकी बुक के अकॉर्डिंग 9वां चैप्टर है प्रकाश, 10वां चैप्टर है विद्युत धारा, 11वां चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। अब इन तीनों चैप्टरों का अंक भार है वो क्रमशः 5-5 अंक का है, 5 अंक का, 5 अंक का और 5 अंक का, ठीक है। अब ये जो प्रकाश है ना, इससे एक बड़ा क्वेश्चन उठता है 5 नंबर का, ठीक है, जिसे 3 पार्टों में बांटते हुए 28वें या 29वें क्वेश्चन के रूप में प्रश्न पत्र में आपसे पूछते हैं। तो आज अपन बात करेंगे आपके सिलेबस के 9वें चैप्टर प्रकाश की। आज अपन 9वें चैप्टर की बात करेंगे प्रकाश की, जिसका 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, प्रकाश जिसे क्या बोला जाता है? लाइट। प्रकाश यानी लाइट। देखो, अब प्रकाश के अंदर ये जो चैप्टर है इसे बांटा गया है 3 भागों में। नंबर 1 परावर्तन, नंबर 2 अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, नंबर 3 हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन, और नंबर 3 पर अपन बात कर सकते हैं आंख, और 4 नंबर पे अपन बात करते हैं आंख से संबंधित रोग या नेत्र रोग, ठीक है। अक्सर इन दोनों में से 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों में से किसी एक के अंदर 3 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन दोनों में से एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन है वो अपवर्तन से पूछ लेते हैं या परावर्तन से पूछ लेते हैं, वो एक अलग बात है। छोटा क्वेश्चन अपवर्तनांक से संबंधित है, जो आगे बात करेंगे, और 1 अंक का क्वेश्चन नेत्र रोग या आंख में से पूछा जाता है। अब शुरू करते हैं अपन प्रकाश। प्रकाश यानी लाइट। देखो, इसमें एक शब्द आता है फ्रेंड्स प्रकाशिकी, इसमें एक शब्द आता है प्रकाशिकी, जिसे अपन बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान की या फिजिक्स की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश के गुणों एवं प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रकाश पर आधारित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें प्रकाश के गुण यानी प्रकाश की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और उस पर आधारित जो इवेंट है, जो घटनाएं हैं, जैसे अपवर्तन, परावर्तन आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, आदि की स्टडी करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स बोलते हैं। प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाएगा? प्रकाश का अध्ययन किया जाएगा। अब देखिए आगे प्रकाश। देखो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? तो देखिए अपन ज़्यादातर प्रकाश का मतलब सूर्य के प्रकाश से समझते हैं। ज़्यादातर अपन प्रकाश का मतलब किससे समझते हैं? सूर्य के प्रकाश से समझते हैं। देखो ये सूर्य है, इससे जो ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है, सूर्य से जो ऊर्जा पृथ्वी की ओर आती है वो रेडिएशन के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? रेडिएशन या विकिरणों के रूप में आती है। रेडिएशन या विकिरणों के रूप में आती है। और ये विकिरण है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। ये विकिरण कौन से होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण। यानी सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो, अब यहाँ पे एक शब्द आता है विकिरण। यहाँ पे एक शब्द आता है विकिरण, जिसे अपन साधारणतः क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं। साधारणतः अपन क्या बोलते हैं? इसे रेडिएशन बोलते हैं। अब विकिरण है ना, इसके दो भाग होते हैं। विकिरण के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है दृश्य भाग। पहला भाग होता है दृश्य भाग और दूसरा भाग होता है उष्मीय भाग। दूसरा भाग होता है उष्मीय भाग। देखो सूर्य से जो आने वाला प्रकाश है उसके एक भाग के कारण तो हमें दिखाई देता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसके एक भाग के कारण तो हमें दिखाई देता है। अब सूर्य के प्रकाश, सूर्य की उष्मा का या सूर्य की ऊर्जा का वह भाग, सूर्य की ऊर्जा का वह भाग यानी विकिरण का वह भाग जिसके कारण हमें दिखाई देता है उसे अपन प्रकाश बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश। समझ रहे हो बात को? यानी विकिरण का वह भाग जिसके कारण हमें दिखाई देता है, विकिरण का वह भाग या रेडिएशन का वह भाग जिसके कारण हमें दिखाई देता है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। उसे अपन क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। अब विकिरण का एक दूसरा भाग होता है जिसके कारण हमें उष्मा या ऊर्जा महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। समझ गए ना? ताप महसूस होता है, उसे बोलते हैं हीट। हीट महसूस होती है, उसे बोलते हैं अवरक्त भाग। क्या बोलते हैं उसे? अवरक्त भाग। क्या बोलेंगे? अवरक्त भाग। देखो अपन ने क्या पढ़ा है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में प्राप्त होती है। अब विकिरण का वह भाग जिसके कारण हमें दिखाई देता है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है उस भाग को अपन क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और विकिरण का वह भाग जिसके कारण हमें उष्मा महसूस होती है या हीट फील होती है उसे अपन अवरक्त भाग बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं? अवरक्त भाग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे। तो कुल मिलाकर प्रकाश किसे बोलेंगे अपन? वह कारक जिसके कारण हमें दिखाई देता है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। वह कारक जिसके कारण हमें दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। आगे सुनिए, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में
गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधा चलता है, कभी भी ये टेढ़ा नहीं चलता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब देखो, अब यहां से एक डेफिनेशन निकल कर आती है किरण की। किसकी डेफिनेशन निकल के आती है? किरण की। किरण, किरण किसे कहते हैं? देखो, प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है या प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, उस पथ को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे किरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जिस पथ पर गमन करता है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब एक मैं आपको दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। एक तो ये है, ये आपके पास एक दूसरी स्ट्रक्चर है। नंबर 1 स्ट्रक्चर ये हो गई, नंबर 2 स्ट्रक्चर ये हो गई, नंबर 3 स्ट्रक्चर है ये, और नंबर 4 स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, देखो, अब ये जो सीधी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? बिंदु है। इसे क्या बोलेंगे अपन? बिंदु बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? बिंदु। अब अक्सर अपन यहां पर गलती करते हैं। एक तो ये, इसे आप रेखा बोल देते हो, हकीकत में ये रेखा नहीं है, ये क्या है? रेखा खंड है। 10th में प्रमेय का चैप्टर करोगे ना, थ्योरम्स पढ़ोगे, तब पढ़ लोगे आप। इसे क्या बोलेंगे? रेखा खंड, यानी रेखा का क्या है? एक टुकड़ा है, रेखा खंड। अब ये दोनों साइड में तीर के निशान है ना, ये जो दोनों साइड में तीर के निशान है, ये अनंत इस दिशा में चल सकती है और अनंत इस दिशा में चल सकती है, यानी दोनों डायरेक्शन में ये अनंत दूरी तय कर सकती है। इसे बोलते हैं अपन रेखा। क्या बोलते हैं? इसे रेखा। और अब देखो, ये जिसके एक तीर का निशान है ना, इसे बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। इसे क्या बोला जाएगा? किरण बोला जाएगा। यानी किरण को तीर के निशान के द्वारा शो करेंगे। और आगे अपन पढ़ेंगे ना, तो इस तीर के निशान का बहुत महत्व है। अगर तीर के निशान को अपन छोड़ देंगे ना, तो ऐसे मान लेना अपना पूरा का पूरा डायग्राम है वो गलत हो जाएगा। इसलिए इस सिंबल को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए आगे, तो किरण को हमेशा तीर के निशान के द्वारा शो करते हैं। किरण को हमेशा तीर के निशान के द्वारा शो करते हैं। अब देखो आगे, प्रकाश है ना, पीछे आया था ये क्वेश्चन बोर्ड में। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है? द्वैत होती है। द्वैत का मतलब ये है कि इसकी प्रकृति कणीय भी होती है, यानी यह कण की तरह ट्रीट भी करता है, और एक किरण या एक कण की तरह भी ट्रीट करेगा और एक तरंग की तरह भी ट्रीट करता है। यानी ये कण व तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। यानी इसकी प्रकृति कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। इसकी प्रकृति कणीय भी होती है और तरंगीय भी होती है। ठीक है, अब यह बात किसने कही थी? डी ब्रोगली ने कही थी। यह बात किसने कही थी? डी ब्रोगली ने कही थी। याद रख लेना, आपकी नोटबुक में छोटी सी लाइन के अंदर लिखा हुआ है, पहले ही पेज के ऊपर, नवा चैप्टर है ना, उसके पहले ही पेज पे ये लिखा हुआ है डी ब्रोगली। अक्सर गौर नहीं करते अपन छोटी छोटी बातों पर। ठीक है, हाँ, तो प्रकाश की प्रकृति है वो द्वैत होती है, कणीय प्रकृति भी होती है और तरंगीय प्रकृति भी होती है। और यह बात किसने बताई थी? डी ब्रोगली ने बताई थी। ठीक है, हाँ, तो इसे बोलते हैं डी ब्रोगली की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। अब देखो आगे, अब प्रकाश में कई बार पूछ लेते हैं कि प्रकाश में कौन सा कण उपस्थित होता है। ठीक है, देखो प्रकाश में कौन सा कण उपस्थित होता है, तो आपको छोटा सा नाम याद रखना है जिसे अपन बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। और फोटोन के द्वारा प्रकाश की दोनों प्रकृति को समझाया जा सकता है, जो आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, 11th और 12th में पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय और तरंगीय दोनों होती है। और प्रकाश में अगर बोल दिया जाए कि कण कौन सा पाया जाता है, तो वो कौन सा पाया जाता है? फोटोन पाया जाता है। फोटोन के बारे में आप एक बात ध्यान रख सकते हो कि फोटोन है ना, वो वास्तव में ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। फोटोन है वो वास्तव में ऊर्जा के क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट होते हैं। फोटोन ऊर्जा के क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट। फोटोन है वो ऊर्जा के क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट होते हैं। या प्रकाश के अंदर कौन सा कण पाया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? फोटोन बोलोगे। क्या बोलोगे? फोटोन। अब देखो आगे बात करें प्रकाश। मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, शुरुआत में बताया था कि प्रकाश है
वो एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है? विद्युत चुंबकीय विकिरण है। तो जब ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है तो इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इसे गति करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इसलिए इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता, गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिना माध्यम के गति करता है तो माध्यम में गति नहीं करेगा। ये माध्यम में भी गति कर सकता है और बिना माध्यम के भी गति कर सकता है। यानी प्रकाश को गति करने के लिए मीडियम की जरूरी नहीं होती, लेकिन अगर मीडियम हो, माध्यम हो, हवा हो, पानी हो, उनमें भी प्रकाश गति कर सकता है। इसलिए अगर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे पानी का कोई पौंड है या तालाब है, हाँ, उसके तल में प्रकाश ज़्यादा हुआ दिखाई देता है ना। हाँ, वही बात है। ठीक है, हाँ, तो गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी यह बिना माध्यम के और माध्यम के दोनों में गति कर सकता है। अब देखो, अब मैं माध्यम के अकॉर्डिंग बात करूं तो एक तो हो गया अपने निर्वात, ठीक है, एक हो गई अपने हवा या मैं गैस बोल देता हूं, हवा या गैस। दूसरा माध्यम हो गया द्रव और तीसरा माध्यम हो गया ठोस। ये कुछ माध्यम है। ठीक है, कोई भी माध्यम हो, या तो ठोस होगा या द्रव होगा या कोई गैस होगा या वायु बोल सकते हैं, या कोई माध्यम नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे? निर्वात बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? निर्वात। जहां पर कोई बल नहीं लगता, हवा भी नहीं है, निर्वात यानी निर्वात जहां पर हवा भी नहीं है उसे क्या बोलेंगे? निर्वात। विशेष करके दो ग्रहों के बीच की जगह, ठीक है ना, जिसे अपन अंतरिक्ष बोलते हैं ना, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में कौन सा माध्यम पाया जाएगा? निर्वात पाया जाता है। अब देखो आगे, निर्वात है ना, इसमें प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम किस में होता है? हवा या गैस में। और हवा या गैस से कम किस में होता है? द्रव में। और द्रव से कम किस में होता है? ठोस में। तो सबसे कम प्रकाश का वेग ठोसों में होता है और सबसे ज़्यादा प्रकाश का वेग कहाँ होता है? निर्वात में होता है। यानी सबसे ज़्यादा स्पीड प्रकाश की कहाँ होगी? निर्वात में होगी। सबसे ज़्यादा प्रकाश की स्पीड कहाँ होगी? निर्वात में होगी। अब देखो, अब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसे डिनोट करते हैं सी से। किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझते हो क्या? देखो, इसका मतलब देखो, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये 1 के आगे कितनी जीरो है? 8 जीरो है। तो 3 गुणा में 1 के आगे कितनी जीरो? 8 जीरो। ठीक है, अब देखो, मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 × 1 = 3, 3 और 3 6 और 2 8 आगे लगा दो। ठीक है, अब मीटर प्रति सेकेंड। अब मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे, तो 1000 का भाग देते हैं ना, तो इसमें जैसे ही 1000 का भाग देंगे तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? 3 के आगे 1 2 3 5 जीरो और किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी प्रकाश है ना, वो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। आपने 1 सेकंड तक का इंतजार किया ना, इतने में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूर चला जाएगा। समझ गए? अगर कोई वस्तु इस दुनिया में सबसे तेज दौड़ सकती है ना, तो वो प्रकाश की स्पीड से ही दौड़ सकती है, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं हो सकती। और अभी तक ऐसा कोई व्हीकल या कोई वाहन या कोई स्पेस के लिए अपन व्हीकल नहीं तैयार कर पाए हैं, या स्पेस शटल बोल सकते हैं, वो तैयार नहीं कर पाए हैं जो प्रकाश की स्पीड से गति कर सके। फिलहाल सबसे ज़्यादा वेलोसिटी अगर किसी कारक की है तो वो क्या है? प्रकाश है, जिसकी स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? निर्वात में होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो, एक बात बता देता हूँ आपको, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा दूरी। 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, दूरी। और दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और अपन यहाँ पर है ना
अपन यहाँ पर एसआई पद्धति को यूज़ करेंगे। जैसे दूरी को अपन मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में मापेंगे, समय को अपन सेकंड में मापेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार ताप को अपन डिग्री सेल्सियस में न माप कर किस में मापेंगे, केल्विन में मापेंगे। ये कुछ एसआई मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? एसआई मात्रक होते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ दिए हैं, ठीक है। हाँ, तो इसलिए दूरी को, जितनी भी दूरी आएगी ना, दूरी मान लो चाहे विस्थापन मान लो, उन सबको अपन किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे। किस में मापेंगे? मीटर में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर में लेकर चले ना तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड चलता है प्रकाश, यानी 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर। अब देखो आगे, अब यदि यही बात हम ध्वनि पे लागू कर देना, गौर करना दोस्तों, थोड़ी सी साथ में बता देता हूँ आपको, ध्वनि पे लागू करें, यही बात अगर अपन ध्वनि पे लागू करें, किस पर लागू करें? ध्वनि पे लागू करें, तो यह बात जस्ट अपोजिट हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे देखो क्या लिख दूं मैं ध्वनि के लिए, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। देखो ध्वनि की चाल की बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं निर्वात, फिर लिख देता हूँ मैं हवा, फिर लिख देता हूँ मैं द्रव, और फिर लिख देता हूँ मैं ठोस। तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल, ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल कहाँ होती है? तो ध्वनि की सबसे ज़्यादा चाल होती है ठोस में, फिर उससे कम किस में होगी? द्रव में, और द्रव से कम किस में होगी? हवा में, और हवा से कम किस में होगी? निर्वात में, और निर्वात में हवा का वेग, ध्वनि का वेग कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए अगर आप लोग चांद पर चले जाओ ना तो वहाँ पर आप बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, वहाँ पर हवा नहीं है। अगर आपको अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ दिया जाए ना तो आप वहाँ पर बात नहीं कर सकते, बतिया नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है, माध्यम नहीं है। अब माध्यम नहीं है, इसका मतलब ध्वनि क्या है? एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। ध्वनि एक प्रकार की क्या है? यांत्रिक तरंग है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव, यानी यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव। क्या बोलते हैं? यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें गति करने के लिए कंपल्सरी रूप से मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। जिसे कंपल्सरी रूप से गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? हाँ, तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होंगी जिन्हें गति करने के लिए, जिन्हें गति करने के लिए किसकी आवश्यकता हो? माध्यम की आवश्यकता हो। आपके जनरल नॉलेज के लिए बताइए, ये गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। समझ गए ना? जिन्हें गति करने के लिए किसकी आवश्यकता हो? माध्यम की आवश्यकता हो, उन्हें अपन मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे बोलते हैं। एक बात और बता देता हूँ स्टूडेंट्स आपको, एक तीसरी प्रकार की तरंग और होती है जिन्हें अपन बोलते हैं द्रव्य तरंगे। द्रव्य मैटर वेव, ठीक है, जिनका अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया है। वो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से संबंधित है, जिनका अध्ययन अभी तक नहीं हो पाया। अब आपसे अगर पूछ भी लिया जाए हवा में ध्वनि की चाल, हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो आप याद रख सकते हो 331 मीटर प्रति सेकंड। 331 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 331 32 आ जाता है, मीडियम है, कोई बात नहीं, लगभग 331 मीटर, यानी 1 सेकंड में हवा 331 मीटर चल सकती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे हवाई जहाज, ऐसे फाइटर जेट तैयार कर लिए हैं जो ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज चलते हैं। ऐसे फाइटर जेट तैयार हो चुके हैं जो ध्वनि की गति से ज़्यादा तेज चलते हैं। एक बार बात बताता हूँ, एक बार अमेरिका है ना युद्धाभ्यास कर रहा था। अमेरिका क्या कर रहा था? युद्ध का अभ्यास कर रहा था। उस समय क्या हुआ, एक बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। एक फाइटर जेट ने गोली चलाई। एक फाइटर जेट ने क्या किया? गोली चलाई, और वह गोली उसी फाइटर जेट को वापस लग गई। समझ रहे हो बात को? वह गोली उसी फाइटर जेट को वापस लग गई। कारण क्या था? क्योंकि उस फाइटर जेट की जो स्पीड थी ना, वो गोली की स्पीड से क्या थी? ज़्यादा थी। उस फाइटर जेट की स्पीड गोली की स्पीड से क्या थी? ज़्यादा थी। इसलिए जैसे ही उसने गोली चलाई और वो फाइटर जेट है ना उस गोली से आगे निकल गया, और वो गोली पीछे से किसे लग गई? उस फाइटर जेट को लग गई। ठीक है, तो आजकल ऐसे स्पेस शटल या ऐसे
अंतरिक्ष यान बोल दो या ऐसे अपन बोल दें फाइटर जेट है वो तैयार हो चुके हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं। जैसे सुपरसोनिक जेट है, हाइपरसोनिक जेट है ना, वो तो ध्वनि से कई गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है, ठीक है, 4-5 गुना ज़्यादा स्पीड से चलता है ध्वनि की स्पीड से, ठीक है। तो ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा गति करने वाले जेट हैं वो तैयार हो चुके हैं, जैसे राफेल वगैरह वगैरह के बारे में सुना होगा आपने वो। अब देखो आगे, ये प्रकाश की कुछ सामान्य बातें थी। अब आपको छोटी सी बात है उसका पता होगा कि प्रकाश है ना, जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। हाँ, प्रकाश है वो कितने रंगों से मिलकर बनता है? 7 रंगों से मिलकर बनता है। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। अब देखो इन 7 रंगों के अकॉर्डिंग हमें वस्तुएं अलग अलग रंग की दिखाई देती है। आपके पहले ही पेज पे, बुक का जो पहला पेज है ना, 9th क्लास के 9वें चैप्टर का पहला पेज है, उसमें दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेना आप बुक में भी, कि वस्तुओं का रंग प्रकाश के कारण प्रभावित होता है। वस्तुओं का रंग है वो प्रकाश के कारण क्या होता है? प्रभावित होता है। कैसे होता है देखिए, अगर कोई वस्तु प्रकाश के कारण लाल रंग की दिखाई दे रही है, अगर कोई वस्तु प्रकाश के कारण लाल रंग की दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु ने प्रकाश के 6 रंगों को तो अवशोषित कर लिया, प्रकाश के 6 रंग तो उसने अवशोषित कर लिए, और जो लाल रंग है ना उसे क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। उसे क्या कर दिया? परावर्तित कर दिया। इस कारण वो वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? लाल रंग की दिखाई देगी। अगर इसी प्रकार वह वस्तु ऑरेंज कलर को रिफ्लेक्टिव कर दे, यानी उसे परावर्तित कर दे, और बाकी रंगों को क्या कर ले? अवशोषित कर ले, ठीक है, एब्जॉर्ब कर ले, तो वह वस्तु हमें ऑरेंज कलर की दिखाई देगी। अब यहाँ से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, गौर करना, एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। देखो क्या बनता है कि अगर कोई वस्तु सभी रंग अवशोषित कर ले, सभी रंग अवशोषित कर ले, यदि कोई वस्तु सभी रंग अवशोषित कर ले तो वह वस्तु, यदि कोई वस्तु सभी रंग अवशोषित कर ले तो वह वस्तु काले रंग की दिखाई देगी, तो वह वस्तु काले रंग की दिखाई देगी। अगर कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है ना, किसी भी प्रकार के रंग को परावर्तित नहीं करती, तो वह काले रंग की दिखाई देगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को परावर्तित कर दे, सभी रंग क्या कर दे? परावर्तित कर दे, सभी रंग परावर्तित कर दे, तो वह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? तो वह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? सफेद रंग की दिखाई देगी। तो वह वस्तु किस रंग की दिखाई देगी? सफेद रंग की दिखाई देगी। ठीक है, आज की इस क्लास में इतना ही। कल के अपन बात करेंगे अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। पहले शुरू करेंगे अपन परावर्तन, उसके बाद अपन शुरू करेंगे अपवर्तन। थैंक यू।